Hello everybody, I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel VN Chemistry। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने एक हेडिंग आपको दिख रही होगी, केमिस्ट्री क्विज थर्ड। ये मेरी थर्ड क्विज है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एनटीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए है। क्लियर हो गया? रूल्स वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के नीचे आपको 4 ऑप्शन आते जाएंगे, और आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद सही ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, और आप अपने ऑप्शंस लिखते भी रहिएगा और मुझे भेज भी सकते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कितनी मेरी अच्छी तैयारी है। ओके, और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, zinc has a higher melting point than tin, zinc is more reactive than tin, zinc is less reactive than tin। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही ऑप्शन है सी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। वी हैव टू मेटल्स which will displace hydrogen from an acid and two metals which will not displace hydrogen from dilute acidic solutions। ओके, तो कौन से दो मेटल ऐसे हैं जो डिस्प्लेस कर देंगे, और दो ऐसे मेटल्स जो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे किसको? हाइड्रोजन को। कहाँ से? डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन से। ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम कैल्शियम डिस्प्लेस कर देंगे, अल्युमिनियम जिंक डिस्प्लेस नहीं करेंगे। सोडियम कैल्शियम डिस्प्लेस कर देंगे, जिंक आयरन डिस्प्लेस नहीं करेंगे। जिंक और आयरन डिस्प्लेस कर देंगे, कॉपर और मरकरी नहीं करेंगे। कॉपर मरकरी कर देंगे, सिल्वर गोल्ड नहीं करेंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही ऑप्शन है सी, जिंक और आयरन, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद एसिड के आयन के साथ बैठ जाएंगे। और कॉपर और मरकरी जो हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएंगे हाइड्रोजन को। ओके, आपका थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत आसान है। ए ब्राउन एंड ब्राइट एलिमेंट एक्स when heated in the presence of air it turns into black substance Y। okay, if hydrogen gas is passed over Y, again X is obtained। you have to identify X and Y। ऑप्शन ए आपके सामने है, कॉपर एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर एंड क्यूप्रिक सल्फाइड, कैल्शियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और आपका सही ऑप्शन है कॉपर एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, कॉपर आपका ब्राउन और ब्राइट सब्सटेंस होता है एलिमेंट, और क्यूप्रिक ऑक्साइड कब बनता है? जब इसको हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ब्लैक कलर की होती है, और इस ब्लैक कलर की क्यूप्रिक ऑक्साइड को जाकर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो इसका दोबारा से रिडक्शन हो जाएगा, ओ को लॉस करके दोबारा से आपको कॉपर ऑब्टेन करा देगी। ओके, और आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपको कार्बोनिक एसिड के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ओके, और आपके सही ऑप्शन है +4 निकल के आएगा, -4 निकल के आएगी, +6 निकल के आएगी, या -6 निकल के आएगी। चलो देखते हैं। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही ऑप्शन है ए। देखो, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। सी का निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट। एच की कितनी होती है? +1 होती है,
तो 2H का हो गया +2, तो +2 प्लस एक्स। ओ का होता है क्या, -2, कितने ओ उसमें 3 ओ हैं। तो देखो पहले लिखा था ना प्लस, ऐसे था ऐसे लिखो भाई, 2 × +1 प्लस एक्स प्लस और +3 × -2 = 0। एक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो +4 ही निकल के आएगी आपकी। इज दैट क्लियर नाउ? आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये तो। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, 3 भाषाओं में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या नन। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही आंसर है गेन ऑफ ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? तो इसका ऑप्शन है आपका सी, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, या कॉम्बिनेशन रेडॉक्स दोनों। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही ऑप्शन है डी। देखो मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, ये 10th क्लास के पहले चैप्टर के पहली एक्टिविटी का दे रखा है आपको क्वेश्चन। देखो अगर मैं रिएक्शन लिख के बताता हूँ आपको, तो 2 Mg + O2 गिव्स यू 2 MgO। तो देखो रिएक्टेंट साइड में 2 केमिकल्स हैं, प्रोडक्ट साइड में 1 केमिकल बना है, इसलिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब रिडॉक्स कैसे, देखो Mg से जब आप MgO पे आए, तो Mg जब अकेला था, एलिमेंटल स्टेट में था, तो वहाँ पे उसकी ऑक्सीजन स्टेट है 0। MgO के अंदर Mg का कैलकुलेट करोगे तो निकल आएगी +2। तो 0 से +2 Mg का तो हो गया ऑक्सीडेशन। O2 के अंदर O का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और MgO के अंदर O का ऑक्सीजन स्टेट है -2। तो 0 से जब आप -2 पे गए तो उसका हो गया रिडक्शन। इस वजह से रेडॉक्स रिएक्शन भी है, कॉम्बिनेशन भी है और रेडॉक्स भी है। ओके। आपका अगला सवाल है 7th, बहुत आसान है ये भी। ब्लू विट्रॉल साल्ट क्या है? पहला हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ए और बी दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही आंसर है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। देखिए जो कॉपर सल्फेट का तो फॉर्मूला होता है CuSO4, जो बी ऑप्शन का सही फॉर्मूला बनेगा एनहाइड्रेटेड का, ठीक है। पर हाइड्रेटेड का मतलब है कि CuSO4 के एक मॉलिक्यूल के साथ 5 मॉलिक्यूल पानी भी प्रेजेंट है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो इसको ब्लू रंग देता है। इस वजह से जो ब्लू विट्रॉल इसका नाम दिया गया है। और ये किसका है? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का नाम है। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो उसका अपोजिट आ गया। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाइट विट्रॉल इज, ये थोड़ा पता होना चाहिए 10th क्लास के अंदर। CuSO4.5H2O, ZnSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, MgSO4.7H2O। आपका टाइम शुरू होता अब। और आपका सही ऑप्शन है बी, जिंक सल्फेट 0.7H2O वाइट कलर का साल्ट होता है, इसे वाइट विट्रॉल कहते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? इसके एक फॉर्मूला में देखो, जिंक सल्फेट के एक फॉर्मूला के अंदर 7 हैं पानी के मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हो गया आपको? आपका अगला सवाल है 9th, यू हैव टू आइडेंटिफाई एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन ए C+O2 gives CO2, N2 + O2 gives 2NO,
2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, और या इनमें से कोई भी नहीं। आपका टाइम शुरू होता अब। और आपका सही आंसर है सेकंड वाला, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिजल्टिंग इनटू डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है आपका। कैसा रिएक्शन है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंक्रीज होता है तो क्या बन जाता है? एक्सोथर्मिक, जो आपका ए और सी दोनों आपके क्लियर हो गया आपको। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, रेंसिडिटी में क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन होता है किसी सब्सटेंस का, रिडक्शन होता है किसी सब्सटेंस का, रेडॉक्स ही होता है किसी सब्सटेंस का, या डिकम्पोजिशन होता है किसी सब्सटेंस का। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही आंसर है ऑक्सीडेशन। जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा भी होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स present in the food items resulting into bad smell and taste is known as rancidity. Is that clear to you? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड and heat. It is classified as option A, combustion reaction and endothermic reaction, combustion reaction and exothermic reaction, oxidation reaction and exothermic reaction, only combination reaction. आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है बी। देखो, जब कार्बन और ऑक्सीजन को जलाया जा रहा है इस वजह से कंबशन है, और हीट भी निकल रही है प्रोडक्ट में, तो इस वजह से एक्सोथर्मिक भी है। ऑक्सीडेशन किस लिए नहीं है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखता है नेसेंट ऑक्सीजन, अगर वो लिखता नेसेंट ऑक्सीजन या लिमिटेड ऑक्सीजन, तब वो ऑक्सीडेशन कहलाता। क्लियर होगी बात आपको। और कम्बिनेशन तो है नहीं अकेला ये, क्योंकि प्रोडक्ट में हीट भी लिख रहा है। इस वजह से आपका बी ऑप्शन सही है, कंबशन रिएक्शन भी है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है आपका। इज दैट क्लियर नाउ? अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, you have to examine these two statements given in the question. First statement is electrolytic conduction is a physical change. Second है, in electrolytic conduction positive as well as negative ions conduct electricity. तो आपको ये बताना है दोनों में स्टेटमेंट में से दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। पहला ऑप्शन, पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही हैं। बी ऑप्शन में पहली दूसरी दोनों गलत हैं। तीसरे ऑप्शन में पहली सही है दूसरी गलत है, पहली गलत है दूसरी सही है। और आपका टाइम शुरू होता अब। और आपका सही ऑप्शन है, आपकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में केवल आयंस की मूवमेंट होती है। क्या होती है? केवल आयंस की मूवमेंट होती है। और वो दोनों आयंस जो होते हैं जो मूव करते हैं, वो दोनों the example for exothermic reaction is option A, melting of ice cube, cooking of egg, decomposition of vegetable matter into compost, baking a bread. आपका टाइम शुरू होता अब। और आपका आंसर है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। पहला दूसरा चौथा क्यों नहीं है? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब में भी आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, कुकिंग ऑफ एग में आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब और टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, और डी में भी आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो। इज दैट क्लियर टू यू? और जब डिकम्पोजिशन होता है ना किसी वेजिटेबल मैटर का, तो उसमें से हीट निकलती है, इस वजह से वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस का ही क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए, रिएक्शन ऑफ वाटर विद सॉइल, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, evaporation ऑफ वाटर, कुकिंग ऑफ फूड। आपका टाइम शुरू होता अब। और आपका राइट आंसर है बी, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। पहला क्यों नहीं है कि पहले में तो कोई रिएक्शन तो होना नहीं है, दे सिंपली मिक्स विद ईच अदर। सी क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हीट प्रोवाइड की जा रही है पानी को ताकि उसके वेपर बन जाएं। और कुकिंग ऑफ फूड अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, जब अंडा को बना रहे थे हम लोग तो वहाँ पे हीट प्रोवाइड की जा रही है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड आपके पहले चैप्टर की जो शुरू में जो 3-4 एक्टिविटीज़ दे रखी हैं उसमें आपको बताया होगा कि डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जिस कंटेनर में हम इसको करते हैं ना वो कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कंटेनर गर्म हो जाता है। इस वजह से किसी भी एसिड का जो डाइल्यूशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है आपका। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ऑक्सीजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू गिव वाटर। आप रिएक्शन लिख सकते हैं अपने फायदे के लिए। क्या रिएक्शन लिखेंगे, चलो। तो ये रिएक्शन क्या दिखाता है, पहला हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है, या इनमें से कुछ नहीं हो रहा है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपने रिएक्शन लिखा होगा तो कुछ ऐसा लिखा होगा, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O। अब H2O बन रहा है। अब देखो ऑप्शन ए सही क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ आके वो हाफ O2 का O मिल रहा है, तो एक तरह से उसने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन ही तो कर दिया पानी बनाने में। इस वजह से इसका ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है जी। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप लिख सकते हैं, एक कलरफुल गैस निकलती है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द गैस। ऑप्शन ए, रेडिश ब्राउन कलर्ड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड, रेडिश ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड, रेडिश ब्राउन कलर्ड लेड ऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड, ब्लैक कलर्ड नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही आंसर है बी, रेडिश ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। आपको स्कूल में पढ़े होंगे या मेरे से भी किसी ने क्लास ली होगी, तो वहाँ पे आप रिएक्शन लिख सकते हैं। हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे लेड नाइट्रेट के, 2PbNO3 का होल ट्वाइस हीट किया हमने, तो क्या क्या बना था, 2PbO प्लस 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। जो NO2 गैस थी वो ब्राउन कलर की होती, रेडिश ब्राउन कलर की। NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कोई कलर नहीं होता है, ना तो रेडिश ब्राउन कलर होता है ना का ब्लैक कलर होता है। इज दैट क्लियर टू यू नाउ। और आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 17। ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस to give a salt and water is an example of। कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए वैसे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये, पर क्योंकि रिएक्टेंट में पर्टिकुलर दे दिया एसिड और बेस दे दिया, तो इन दोनों सी और डी में से जो 100% जो करेक्ट माना जाएगा वो पक्का आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट को मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया आपको।
तो इस तरीके से आपका सी आंसर आएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो अगर मैं HCl एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन मैं कराता हूँ NaOH का, तो साल्ट कौन सा बनेगा, NaCl प्लस वाटर। तो हो तो क्या आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर नाउ? आपका अगला सवाल आपके सामने आएगा 18th। द रिएक्शन बिटवीन aluminium and ferric oxide to give liquid iron and aluminum oxide is an example of neutralization reaction, double displacement reaction, thermite reaction, thermal decomposition reaction। आपका समय शुरू होता अब। और आपका सही आंसर है थर्माइट रिएक्शन। देखो, इस रिएक्शन की मैं एक एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। जो रेल्स होती हैं, पटरी, जो थोड़ा बहुत क्रैक उनमें आ जाता है, तो रेलवे वाले इसी रिएक्शन को कराते हैं, थर्माइट रिएक्शन को, उसी समय वहाँ बैठ के। तो जो मोल्टन जो आयरन निकलता रहता है उसे उस कट में भरते रहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको याद रखेगा, थर्माइट रिएक्शन है ये। हाँ, अगर थर्माइट नहीं होता तो कौन सा होता? तब होता है केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि अल्युमिनियम जो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू आयरन। इज दैट क्लियर टू यू? पर अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट और थर्माइट दोनों होते, तब आप थर्माइट को ही लगा के आते। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19th। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग। यू आर प्रोवाइडेड निकल मेटल, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों या कोई भी नहीं। आपका टाइम शुरू होता अभी। और आपका सही आंसर है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। केवल यही होगा, क्योंकि निकल मेटल तो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इज दैट क्लियर? तो आपका आंसर है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। क्यों? क्योंकि देखो, जो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जो एसिड से रिएक्शन करता है, जो आपके H2SO4 के साथ, तब वो नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ना, वो दूसरे केमिकल्स का ऑक्सीडेशन अच्छे से करवा लेती है। ये आपका 12th क्लास का क्वेश्चन है वैसे तो, पर 10th क्लास में मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन। ये NTSC में क्वेश्चन आया हुआ आपको। इज द क्लियर टू नाउ? अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20th। What is the chemical name of quicklime? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आपका टाइम शुरू होता अभी। और आपका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड। आपको याद हो गए तो आसान है बिल्कुल। सफ़ेदी होती है, हम हिंदुस्तान की भाषा में सफ़ेदी कहते हैं, जो कट्टे में आती है। क्लियर हो गया? ये क्विक लाइम भी कहते हैं हम इसको। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21st। While preparing carbon dioxide gas in the laboratory, on which of the following substances hydrochloric acid is poured? Option A, pieces of zinc metal, pieces of sodium metal, pieces of marble, all। आपका टाइम शुरू होता अब। और आपका सही आंसर है पीसीस ऑफ मार्बल। क्यों? देखो बेटा जी, मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो आप किसी भी कार्बोनेट को जब भी किसी एसिड से रिएक्ट कराओगे ना, तो CO2 गैस तो निकलेगी ही निकलेगी। इधर क्लियर नाउ? अब सोडियम मेटल का अगर आप कराओगे जिंक मेटल के साथ, या सोडियम मेटल का कराओगे इसके साथ एसिड के साथ, या जिंक मेटल का कराओगे एसिड के साथ, तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगी। कौन सी गैस को रिलीज करेंगी? हाइड्रोजन गैस को, ना कि CO2 गैस को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21st। अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 22nd। ही इज सेइंग व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू कलरलेस लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। कौन? लाइम वाटर। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपको रिएक्शन याद है तो। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, और CO2 को पास करवाया, प्लस CO2 लिखोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 23। पोटेशियम नाइट्रेट व्हेन मिक्स्ड विद वाटर resulting into the temperature of the solution falls. This is an example of exothermic reaction, endothermic reaction, cooling reaction, heating reaction। आपका टाइम शुरू होता है। हिंट उसने आपको स्टेटमेंट में दे रखी है। और आपका सही आंसर है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि आपका टेम्परेचर डाउन हो गया ना, तो मतलब क्या है? हीट निकली नहीं है उसके अंदर से, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा ये। कूलिंग शब्द गलत है। कूलिंग कूलिंग रिएक्शन कोई रिएक्शन केमिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन ही मिलेगा आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऑप्शन ए, reduction of cupric oxide to produce water and copper metal. Reaction between zinc and cupric sulfate to give zinc sulfate and copper metal. Reaction between silver nitrate solution and sodium chloride solution to produce sodium nitrate solution and precipitate of silver chloride. Reaction between zinc and dilute hydrochloric acid to produce zinc chloride and hydrogen gas। आप रिएक्शंस लिख सकते हैं, उसके बाद मैं टाइम शुरू करता हूँ 1 मिनट के बाद। ठीक है जी, आप चारों के रिएक्शन लिख के देखिए। मैं हिंट देता हूँ, चलो आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिडक्शन करनी है, तो रिएक्शन लिखिए आप CuO प्लस H2, लंबी एरो Cu प्लस H2O। दूसरे में लिखोगे आप Zn प्लस CuSO4, लंबी एरो ZnSO4 प्लस Cu। तीसरे में लिखोगे आप AgNO3 एक्वस प्लस NaCl एक्वस, लंबी एरो बनाइए NaNO3 एक्वस प्लस AgCl PPT। और डी में है जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, दे विल 2HCl लिखना, दे विल गिव यू ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको बताना है इनमें से एक ऐसा है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अभी। बहुत आसान है, आपका आंसर थर्ड है, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। अगर आपने रिएक्शन लिखा होगा तो अभी क्लियर हो गया आपको। बाकी तीनों कैसे हैं? तीनों सिंगल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स हैं। आपका अगला क्वेश्चन 25th। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट अक्कर? पहला, रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन बिटवीन अल्मोनियम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका सही आंसर है डी, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है ये रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आपको दिया गया है। कॉपर जो है एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एज कम्पेयर मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है, आयरन है, ये तीनों के तीनों एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर लाई करते हैं, मतलब तीनों हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जिसकी वजह से एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे। इस वजह से ABC तो पॉसिबल है, डी पॉसिबल नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 26th। When in the blue colored solution of copper sulfate a zinc strip is dipped, after some time the blue color changes to option A brown, green,
रिमेन्स ब्लू, कलरलेस। आपका टाइम शुरू हो गया है। और आपका सही आंसर है कलरलेस। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, जिंक प्लस CuSO4 क्या बनेगा, जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, तो वही बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो ZnSO4 एक क्वेश्चन में पहले आया था, कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसे कलरलेस आप कह सकते हैं। इज दैट क्लियर नाउ। अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 27। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड। पहला सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका सही आंसर है डी, क्यूप्रिक सल्फेट। क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो आयरन विल इजीली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। और जब आयरन पहले फ्री स्टेट में था आयरन, अब वो सल्फेट के साथ आ गया, फेरस सल्फेट में आ गया, तो Fe2+ हो गया कि नहीं हो गया। तो Fe से Fe2+ का बनने का मतलब क्या है, Fe हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। इस वजह से आपका 27 क्वेश्चन हो गए हैं। आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। इन द रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस टू प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या सल्फर। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है H2S गैस। आप देखो रिएक्शन लिख के अगर देखते हो, SO2 प्लस H2S, लंबी एरो, H2O प्लस सल्फर। तो देखो सल्फर आपको दो जगह से मिला है, SO2 से भी मिला है और H2S से मिला है। तो करना है क्या आपने, SO2 के अंदर आप सल्फर की निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आएगी +4, और H2S के अंदर आएगी -2। तो देखो +4 से जब वो 0 जा रहा है सल्फर बनाते समय, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सवाल पूछा रिड्यूसिंग एजेंट का। जो H2S गैस है उसके अंदर सल्फर का -2, तो -2 से 0 उसका क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29। मीथेन ऑन कंबशन गिव्स, ऑप्शन ए ओनली CO2 गैस, only water molecules, both CO2 and water, neither CO2 nor water। टाइम शुरू होता है आपका। और आपका सही आंसर है बोथ CO2 एंड वाटर। क्योंकि मीथेन क्या है, मीथेन तो एक हाइड्रोकार्बन है। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को हम जलाएंगे तो दो ही चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस और पानी। ओके, आपका आखिरी सवाल इस क्विज का, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड आएगा, सॉरी कन्वेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑप्शन ए physical states of reactants and products, symbols and formulas of all the substances involved in a particular reaction, number of moles of atoms or molecules involved in the reaction, whether reaction is actually feasible or not। आपका सही, आपका टाइम शुरू हो रहा है अभी। और आपका सही आंसर है डी। देखो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के आगे या पीछे ऐसा नहीं लिखा होता है कि वो फिजिबल होगी कि नहीं होगी। बाकी ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए हैं, फिजिकल स्टेट्स भी लिखी रहती हैं, और जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है उनके सिंबल फॉर्मूला तो होंगे ही होंगे, और साथ में कितने मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो बैलेंसिंग के थ्रू आपके सामने आ जाते हैं। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे आपके इस साल के NTSC एग्ज़ाम के अंदर। होपफुली ऐसा उम्मीद कर रहे हैं।
और ऐसी क्विज़ेस केमिस्ट्री में मैं लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जुड़िएगा, दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।